दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इस कहावत को तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है ये कहावत बनी कैसे थी? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके के बारे में तो सुना ही होगा, पाक अधिकृत कश्मीर। पर क्या तुम्हें ये पता है कि पीओके, जो कि पूरे कश्मीर का लगभग 85% हिस्सा है, उसे पाकिस्तान लीड करता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आज फिर मैं लाया हूँ हमारे भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण भूलों में से एक और भूल जो कि अब तक हमारे गले की फांस बनी हुई है और शायद हमेशा बनी रहेगी। और हाँ, ये वाला वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि हमारी पहली भूल को इसी वीडियो में बताया है मैंने डीपली, और आज मैं दूसरी ऐतिहासिक भूल के बारे में चर्चा करूंगा। सो लेट्स बिगिन। The subcontinent of India was another potential trouble spot after World War II. Its millions also looked forward to independence after years of passive resistance. The chief dispute between Pakistan and India has centered on the Principality of Kashmir in the north. भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। भारत की सरकार भारत में और पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में बन गई थी। अब वो 3 राज्य जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, जो कि भारत में विलय होने को तैयार नहीं थे, सरदार पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद को तो भारत में मिला लिया था, क्योंकि उन्होंने इन दोनों राजाओं को यह कह रखा था कि अगर तुम पाकिस्तान जाना चाहो तो जा सकते हो, पर राज्य नहीं जाएगा क्योंकि जनता की इसके लिए अनुमति नहीं है और ऐसा नहीं चाहती। और ये जानने के लिए सरदार पटेल ने, जो कि मौजूदा गृह मंत्री बन चुके थे उस समय में, उन्होंने एक आंतरिक सर्वेक्षण करवाया, जिसमें पता चला कि इन दोनों राज्यों की 97% जनता भारत छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। इसलिए हैदराबाद के निजाम को उन्होंने कहा, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, राज्य नहीं जाएगा क्योंकि जनता इसके लिए तैयार नहीं है। अब बचा था जम्मू कश्मीर, जिसके राजा हरि सिंह को अंग्रेजों ने भड़काकर ये बता रखा था कि तुम्हें अलग राष्ट्र लेना ही है, जैसा कि पाकिस्तान को मिला है। हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इन्हीं दिनों पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। अब राजा हरि सिंह के पास इतनी बड़ी सेना थी ही नहीं कि वो पाकिस्तान का सामना कर सके। तब राजा हरि सिंह को यह दिख गया था कि अब तो पाकिस्तान की सेना जम्मू तक पहुंचने वाली है। तो अब जम्मू भी गया, श्रीनगर भी गया और हमारे हाथ से सब कुछ चला गया। ये दिल में था कि ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, पर अब लग रहा था कि ये तो एक पाकिस्तानी राष्ट्र बन जाएगा। तो अंत में उन्होंने हथियार डाले और अपने प्रधानमंत्री को सरदार पटेल जी के पास भेजा और कहा कि हमें बचाइए। सरदार पटेल जी ने इस पर कहा कि भला हम तुम्हें क्यों बचाएं? अब तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग है नहीं, और वैसे भी आप एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे तो स्वतंत्र देश बना लो, हम क्यों बचाएं? अब राजा हरि सिंह का प्रधानमंत्री चतुर व्यक्ति था, जिसने कहा कि वो सब हम बाद में देख लेंगे, अभी हमें सिर्फ अपने राज्य को बचाना है। जिस पर सरदार पटेल जी ने कहा कि हमारी सेना पाकिस्तानियों को तो गाजर मूली की तरह काट के अलग कर देगी, पर तकनीकी रूप से जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है। भारत की सेना सिर्फ भारत की रक्षा के लिए है, और आपने तो स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा कर दी है। तो जब तक जम्मू कश्मीर भारत में विलय नहीं होता, या आप भारत में जम्मू कश्मीर के विलय होने की संधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री उल्टे पैर हरि सिंह के पास गया और सारा वाकया उसे बताया, और उस समय पाकिस्तान की सेना श्रीनगर के बिल्कुल नजदीक थी, जिसके चलते राजा हरि सिंह ने संधिनामे पर हस्ताक्षर किए। तब भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। जब सरदार पटेल के सामने यह दस्तावेज प्रस्तुत हुए कि राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करवाने के लिए तैयार हैं, तब सरदार पटेल ने आदेश किया कि अब भारत की सेना जम्मू कश्मीर के लिए कूच करेगी। भारत की वायु सेना और थल सेना ने रातों रात जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चलाया, वो दुनिया का सबसे अद्भुत ऑपरेशन था। हजारों सैनिक जम्मू कश्मीर पर उतार दिए, और उन सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया वो भी दुनिया में अद्भुत था। आप कल्पना करो कि जब श्रीनगर तक पाकिस्तान की सेना आ चुकी थी, तब भारतीय सेना ने एंट्री ली थी, और एंट्री करते ही पाकिस्तानियों को साफ करते हुए चले गए। पाकिस्तानी भागे उल्टे पैर वहां से। उनके भागते भागते हमारी सेना ने उनका पीछा किया तो पाकिस्तानी सीमा तक भारत की सेना पहुंच गई, और पाकिस्तानी सीमा का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सेना के हाथ लग गया। और उस पर कब्जा करने के बाद हमारे सिपाही इतने उत्साह से भरे हुए थे कि वो कह रहे थे हमारे प्रधानमंत्री को कि आप कुछ करना मत, बस हम लाहौर और कराची से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। लेकिन था अपने देश में पाकिस्तान का शुभचिंतक, अरे वही जिसका असली रूप मैंने इस वीडियो में बताया था, उस समय का प्रधानमंत्री नेहरू। उसने फिर से एक भूल कर दी जिसे हमें आज तक झेलना पड़ रहा है, और वो भूल ये कि नेहरू ने भारत के गृह मंत्री को बिना पूछे ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम का नियम है कि एक कैबिनेट बुलानी पड़ती है, अपनी बात रखनी पड़ती है मंत्रिमंडल के समक्ष, और जब पूरे मंत्रिमंडल की हाँ हो तब ही प्रधानमंत्री युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है।
लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो कैबिनेट बुलवाई और ना ही मीटिंग करवाई और ना ही किसी मंत्रिमंडल की बैठक हुई। तो अपने मन से ही युद्ध विराम की उन्होंने घोषणा कर दी। और घोषणा भी उन्होंने ऐसे ही नहीं कि लोगों के सामने जाकर की हो, उन्होंने रेडियो पर जाकर कर दी। वो दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो पर गए, जाकर घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में जम्मू कश्मीर के मामले को हम हल करेंगे। इसका मतलब ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ आए, भारत पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनकर बैठे और इस बात का फैसला करे कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा या फिर पाकिस्तान में। जब पहले से ही राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने के संधिनामे पर हस्ताक्षर कर दिए थे, तो नेहरू को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि जम्मू कश्मीर को हम एक डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं, विवादित क्षेत्र मानते हैं, जिसका फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ में होगा। और बस वहीं से ये सारा बयान हमारे देश की गले की फांस बन गया। अब पाकिस्तान बार बार यही कहता रहता है कि जम्मू कश्मीर तो डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादित क्षेत्र है। भारत ने तो बोला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा इसका फैसला होगा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के लोग आएं, जम्मू कश्मीर में रहें, भारत की सेना वहां से हटाई जाए और पाकिस्तान की सेना भी वहां ना रहे और जम्मू कश्मीर का एक जन्म संग्रह कराया जाए और वो जन्म संग्रह से तय होगा कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा या फिर पाकिस्तान में। और तकनीकी बात जो है वो ये कि जब पहले ही जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था। लेकिन हमारे चाचा नेहरू से जो भूल हुई, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र बना रखा है। और अब हमारे लिए तो जम्मू कश्मीर एक भारत का अंग है, पर संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। तो विवादित क्षेत्र में चौधरियों को दखल देने का पूरा अधिकार है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ को जम्मू कश्मीर के मामले में घुसने का, दखल करने का पूरा अधिकार है। और वहीं से ये पूरा मामला खिचड़ी बन गया, वरना अच्छा खासा पूरा जम्मू कश्मीर वहाँ के राजा ने भारत में विलय कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के एक छोटे से बयान ने पूरे मामले को बिगाड़ कर रख दिया। अब देखो, यहाँ से शुरू होती है अमेरिका की राजनीति। सुनो, अब ये पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के पास चला गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका दादा है, ये तो बात सबको पता है। वहाँ के लोग वही करते हैं जो अमेरिका कहता है या जो अमेरिका चाहता है, और अमेरिका यह कभी नहीं चाहता कि कभी भी जम्मू कश्मीर का मामला सुलझ जाए, क्योंकि अमेरिका यह मानता है कि भविष्य में कभी जम्मू कश्मीर अमेरिका के मदद के काम आ सकता है। और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इसे विवादित ही रहने दिया जाए, क्योंकि विवादित क्षेत्र में घुसने का रास्ता खुल जाता है। पर अब सोचने वाली बात तो यह है कि अमेरिका को भला क्या ही इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर के मामले में। अब अमेरिका की रणनीति यह है कि भविष्य में कभी चीन से अमेरिका को युद्ध करना पड़े तो जम्मू कश्मीर अमेरिका के लिए एक शरणस्थली का काम करेगा। भविष्य में अमेरिका को चीन पर हवाई हमला करना पड़े तो वो सीधे अमेरिका से आकर तो नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ईंधन प्लेन्स में होता ही नहीं है कि वो अमेरिका से उड़ान भरें और सीधा चीन आकर हमला करें। तो अमेरिका के हवाई जहाज़ों को पहले भारत के किसी एरिया में उतरना होगा, जहां उनमें फिर से ईंधन भरा जाएगा और तब जाकर कहीं वो चीन पर हमला कर पाएंगे। क्योंकि भारत चीन के पास में है तो अमेरिका को यह समझ आता है कि जम्मू कश्मीर एक सुरक्षित एरिया है, चीन की सीमा भी वहां से लगती है, तो भविष्य में कभी युद्ध करना पड़ा चीन से अमेरिका को तो जम्मू कश्मीर एयरबेस का काम करेगा। और यह एयरबेस तभी तक काम करेगा जब तक जम्मू कश्मीर विवादित है, और इसीलिए अमेरिका इस मामले को हल होने ही नहीं देना चाहता। और तो और संयुक्त राष्ट्र संघ में जब जब यह विषय आया है तब तब अमेरिका ने वीटो लगाकर इसे फंसा दिया है और इसे हल होने ही नहीं दिया। अब इसका अंतिम दुष्परिणाम जो हो रहा है वो ये कि पाकिस्तान कहता है जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर की जनता कहती है कि हम भारत में ही रहेंगे। अब आप बोलोगे कि वहाँ की जनता यह चाहती है, ये आपको कैसे पता? तो सुनो, इतनी बार वहाँ चुनाव हो चुके हैं और इतनी बार वहाँ की जनता ने भारत के नेताओं को चुना है और इतनी बार भारत की पार्टियों की सरकारें वहाँ पर बन चुकी हैं। अब इससे बड़ा सबूत और क्या ही चाहिए? जम्मू कश्मीर की जनता भारत में ही रहना चाहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ नेता जिन्हें अमेरिका से पैसा आता है या पाकिस्तान का खाते हैं, वो गाहे बगाहे एक शिगुफा छोड़ते रहते हैं कि जनमत संग्रह होना चाहिए, प्लेमिसाइट होना चाहिए। तो अब पूरी दुनिया को ये नहीं दिखाई देता है कि वहाँ जितनी भी सरकारें बनी हैं वो वोट देकर बन रही हैं, और वोट की राजनीति से बड़ा आखिर कौन सा जनमत संग्रह होगा?
पर नहीं, उनको तो बस वही एक बात जनमत संग्रह वाली याद है, जो कि गलती से पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह से निकल गई थी और अब इसे ही आधार बनाकर आतंकवाद भी चल गया है। और इन आतंकवादी गतिविधियों से एक इलाका है जो कि बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और वहाँ के मूल निवासियों को भी अपना घर द्वार, संपत्ति सब कुछ छोड़कर भागकर कहीं दूसरी जगह शरणार्थी के रूप में रहना पड़ रहा है। ये भारत में ही हो रहा है। दुनिया के किसी भी दूसरे देश में शायद इसका उदाहरण नहीं मिलेगा कि अपने ही देश के मालिक, अपनी ही संपत्ति और सभ्यता के मालिक अपनी ही सब संपत्ति, सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर कहीं शरणार्थी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें और आपको इस पूरे घटनाक्रम से जो सीखना है वो ये कि हम कभी भी प्रसाद न करें, न कभी ऐसी बोली या भाषा का इस्तेमाल करें कि भविष्य में हमारा एक छोटा सा वाक्य भारत के स्वाभिमान के पूरे काम के लिए ही मुश्किल बन जाए। और दूसरा कि कभी उन्माद में आकर, जोश में आकर या उत्साह में आकर कुछ ऐसा न कर बैठें कि भविष्य में भारत के लिए खतरा बन जाए।